नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अब हम देखेंगे आइडियलिज्म एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। आइडियलिज्म जो आदर्शवादी है, उन लोगों ने शिक्षण की कुछ विधियां दी है। तो यहाँ हम याद कर सकते हैं, आइडियलिस्ट जो लोग हैं उन्होंने वो ऐसा बोल रहे हैं कि कोई एक पद्धति के हम भक्त नहीं हैं। कि आदर्शवादी ऐसा नहीं है कि एक आप पद्धति पकड़ के चलो, ऐसा नहीं बोलते। अलग अलग जो विचारक है उन्होंने अलग अलग पद्धतियाँ दी है। और ये पद्धतियाँ कौन सी है, तो उसमें हम यहाँ याद कर सकते हैं। सुकरात ने कौन सी विधि दी? प्रश्नार्थ, क्वेश्चनिंग मेथड दी। प्लेटो ने संवाद विधि दी, डिलेक्टिव मेथड दी। अरस्तु ने आगमन निगमन विधि दी, डिडक्टिव इंडक्टिव मेथड दी। हेगल ने तर्क विधि, लॉजिकल मेथड दी। हर्बर्ट ने निर्देशन विधि दी थी, इंस्ट्रक्शन मेथड को अपनाया था। तो सुकरात ने कौन सी दी? प्रश्नार्थ, क्वेश्चनिंग, बराबर। प्लेटो ने संवाद विधि दी थी। हमारे पास ही सर थे और डायलॉग विधि के ऊपर बहुत बड़ा काम कर रहे थे। उनकी लास्ट लाइफ में भी वो इतने प्रवृत्त थे, हमने देखा है और अनुभव भी किया है उनका। डायलॉग मेथड जो कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसके ऊपर उनका और संशोधन चल रहा था। संवाद विधि। उसके बाद अरस्तु ने आगमन और निगमन, डिडक्टिव इंडक्टिव मेथड दिए। और हेगल ने तर्क विधि दी। और हर्बर्ट, उन्होंने निदर्शन विधि दी है। उसके बाद हम देखते हैं आइडियलिज्म एंड टीचर। तो आइडियलिस्ट टीचर कैसा होगा? तो यहाँ रॉस नाम का एक आदर्शवादी विचारधारा का एक जो विचारक है, उन्होंने कहा है कि प्रकृतिवादी कंटीली झाड़ियों से संतुष्ट हो जाता है, पर आदर्शवादी सुंदर गुलाबों को पसंद करता है। इसलिए शिक्षक अपने प्रयासों से छात्र को, जो अपने प्रकृति के नियमों के अनुसार विकसित होता है, उच्चता पर पहुंचाने में सहायता देता है जिस पर वह अपने आप नहीं पहुंच सकता है। तो यहाँ टीचर की भूमिका को ज़्यादा प्राधान्य दिया है और महत्वपूर्ण स्थान यहाँ टीचर को मिलता है आदर्शवादी विचारधारा में। और शिक्षक बालक के लिए सत्ता का साकार रूप होता है, ऐसा बोलते हैं लोग। शिक्षक को विषय का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए। शिक्षक को अपनी व्यावसायिक कला में दक्ष होना चाहिए। अपना जो कर्तृत्व कर रहे हैं हम, तो उसमें हमके प्रावीण्य होना चाहिए। शिक्षक को अपने छात्रों का मित्र, हितैषी और दार्शनिक, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड होना चाहिए। शिक्षक को जीवन की कला में निपुण होना चाहिए और वो चरित्रवान होना चाहिए। हम कलंकित नहीं होने चाहिए। टीचर को तो ये बात बहुत गौर से देखनी चाहिए। आदर्शवादी विचारधारा को अपनाने में बहुत दिक्कत आती है लोगों को। आज टीचर का समाज में जो स्थान चला गया, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और एक कारण ये भी है। और ऐसा होता है कि एक टीचर में ये बातें जो है, चरित्र निर्माण की बात है, वो अपने आप में एक चरित्र होना चाहिए, तभी वो निर्माण कर सकेगा बच्चों में भी। वो डेमोन्स्ट्रेटिव लाइफ जीना चाहिए, तब जाके वो बोल सकेगा बच्चों के सामने और उनकी बात भी सुनेंगे बच्चे भी। शिक्षक में छात्रों में रुचि विकसित करने की क्षमता होनी चाहिए।
हम क्या करते हैं, बच्चों को ऐसे ही टाल देते हैं, ये नहीं सीखेगा, लाइफ लॉन्ग लिख देते थे, उनको सर्टिफिकेट पहले मिल जाता है। हमारे पहले हमारा जो कॉन्सेप्ट, सेल्फ कॉन्सेप्ट है, टीचर का सेल्फ कॉन्सेप्ट हम उसमें डाल देते हैं। ऐसा नहीं है। बच्चे में स्मृति शक्ति और बुद्धि शक्ति समान होती है, पर उसको कहाँ एरर आती है उनको देखनी चाहिए। उसको रुचिपूर्ण कैसे बना सके हम, हमारा अभ्यासक्रम को, और उनको कैसे सिखा सके, ऐसा हमारा प्रयास रहना चाहिए। शिक्षक को निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए। आज तो दूसरी बात ये कि टीचर टीचर बन जाने के बाद बहुत बड़ा चिट्टर भी बनता है। ये आक्षेप नहीं कर रहा हूँ टीचर जगत को, पर हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं, हमारा प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छे से डेवलप नहीं करते हैं, और हम अपडेट नहीं होते हैं। दूसरी बात ये कहता हूँ कि इसके लिए दूसरा कोई कारण नहीं है, अपडेट होना चाहिए। और हम अपडेट नहीं होते तो उसके कारण क्या होता है, हमारे पास से जो भी बच्चे जाएंगे उसको हम इतना सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। और एक हमारा ढांचा होता है कि जितना करिकुलम हमको साल भर में पढ़ाना है वो एक निश्चित कर देते हैं हम, और दूसरा कुछ हम बच्चों को दे ही नहीं पाते। पर हम अगर अपडेट होंगे, इनोवेटिव होंगे, क्रिएटिव होंगे, तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ना कुछ देने का प्रयास करते ही रहेंगे। तो ये हमारी जवाबदारी है, जिम्मेवारी है कि हम ऐसा करें। और आदर्शवाद और बालक की क्या भूमिका रहती है यहाँ। बालक को ये केवल शरीर, इंद्रिय और मस्तिष्क का बना हुआ अंगी मात्र नहीं मानता है। उसके अनुसार मनस और आत्मा है। बालक को ये मनस और आत्मा मानते हैं, और शरीरधारी है, परंतु वास्तविक स्वरूप में शरीर की सीमाओं उल्लंघ जाता है। वह अपूर्ण है, परंतु पूर्णता की ओर वो अग्रसर है, वो जाता है। तो उस हिसाब से हमको इनको देखना चाहिए। और आदर्शवादी में बालक को यहाँ ज़्यादा प्राधान्य दिया है, विचारों को प्राधान्य ज़्यादा देते हैं, बराबर। और मुख्य कर्तव्य है बालक में उच्च आदर्शों को प्राप्त करने के लिए सूझबूझ का विकास करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और आइडियलिज्म एंड डिसिप्लिन में तो ये प्रभावी शिस्त में मानते हैं आदर्शवादी लोग। 3 प्रकार जो शिस्त के होते हैं उसमें ये लोग प्रभावी शिस्त को ज़्यादातर मानते हैं। और यहाँ अधिकता से युक्त स्वतंत्रता की सत्ता, अनुशासन से सामंजस्य, टू हार्मोनाइज फ्रीडम विथ सब्जेक्शन टू ऑथोरिटी एंड डिसिप्लिन। ये बात अनुशासन, कठोर अनुशासन का वो समर्थक रहते हैं। और वो प्रभावात्मक अनुशासन के पक्ष में है, और नियमित स्वतंत्रता आधारित अनुशासन चाहते हैं। और उसमें नम्रता, शिष्टता, अधीनता और आज्ञाकारिता, नैतिक मूल्यों का विकास करने के बारे में ये लोग ज़्यादा प्रभावी तरीके से सोचते हैं। तो इस तरह से हमने ये आइडियलिज्म के बारे में देखा, और अगली बार हम कुछ और देखेंगे।